बिहार चुनाव अब पकड़ चुका है रंग। एक क्लीशे वाक्य से मैं शुरू करता हूं। हालांकि अभी तक बिहार में चुनाव की वैसी कोई धूम नहीं मची है, लेकिन अब चूंकि एनडीए के सारे गठबंधन दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, इधर आरजेडी नीत जो महागठबंधन या ठगबंधन है, उसमें अभी तक मारपीट चल ही रही है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से 40 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। राजद ने 80 के करीब कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, लेकिन दोनों की अभी तक कोई बात बनी नहीं है। वीआईपी अलग अड़े हुए हैं। वही सन ऑफ मल्लाह सहनी जी वो कह रहे हैं कि 50 सीट से कम पर नहीं मानेंगे। और इस बीच कुछ मनोरंजक चीजें जो दिखाता है कि हम बिहारी हैं और बिहारी कभी नहीं सुधरेगा। कैसे? औरंगाबाद के नबीनगर से जिस चेतन आनंद को इस बार टिकट दिया गया है जेडीयू की सीट के सिंबल पर, वह भाई साहब पिछली बार राजद से लड़े थे और शिवहर सीट जीते थे। इस बार उनको नबीनगर दिया गया है। ये चेतन आनंद कौन है? माफिया आनंद मोहन के सुपुत्र हैं। एक जानकारी ये है। दूसरी जानकारी ये है कि डॉक्टर, अब आप फिर हंसने मत लगिएगा उस तरह से जैसे कल आप हंसने लगे थे। अति गांधीवादी, गांधीवाद पर पीएचडी होल्डर डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा, जिनका नाम एक मशहूर आतंकवादी से मिलता जुलता है, ओसामा बिन लादेन, जो विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी है था, उन ओसामा साहब को रघुनाथपुर सीट मिली है। आप मजा देखिए, रघुनाथपुर और ओसामा वहां से प्रतिनिधि बनेंगे। प्रजातंत्र कैसी कैसी विडंबनाएं देता है। यहाँ से हरिशंकर यादव जी जीते थे और यादवों में बहुत गुस्सा है, रोष है कि लालू यादव ने सब कुछ बेच दिया है और उनकी जगह माफिया के बेटे को टिकट दिया है। मांझी जी थोड़े रसिक किस्म के व्यक्ति हैं। समय समय पर उनके मुंह, उनकी जुबान दराजी भी हम सब ने देखी है। तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, अपने बेटे बेटे को जो दिया सो दिया, अपनी समधन को भी टिकट दिया है। और इनसे भी मजेदार काम किया है उमेश उपेंद्र कुशवाहा जी ने। उन्होंने अपनी पत्नी को सिंबल दिया है और वाह क्या प्यारी सी तस्वीर आई थी। ये 3-4 मैंने ऐसे तमगे बताए जो इस बिहार चुनाव में लगे हुए हैं। विशेष जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता आनंद कुमार के पास। आनंद जी, क्या सीन है बिहार चुनाव का, क्या चल रहा है? तो चलिए, अब बिहार चुनाव का देखिए ऐसा है कि टिकटों की घोषणा हो चुकी है। जाति जाति का खेला जो है वो शुरू हो चुका है। एनडीए जो है उसने 117 बीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स जो हैं उनको टिकट दिए हैं। 84 जो है उस लिस्ट में सवर्ण हैं, मतलब जनरल कास्ट वाले हैं, सामान्य कोटि के हैं। तो 84 सामान्य कोटि वालों को टिकट देने के बाद 5 हैं इसमें मुस्लिम और 35 हैं महिलाएं। तो 5 मुस्लिम 35 महिलाएं, तो सिर्फ 5 मुस्लिम को जो टिकट मिला है, इस पर थोड़ी सी दिक्कत जो है वो समुदाय विशेष को हो सकती है। लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात थी। मतलब नीतीश बाबू जो है वो पहले से ही लक्षण दिखा रहे थे, टोपी वोपी पहनने से इनकार कर चुके हैं हाल में ही। और सूची वगैरह जब जारी की उन्होंने, उसमें भी ये नजर आया कि ज्यादा मोहम्मडन कैंडिडेट्स जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, जो थे भी वो घटते जा रहे हैं। जहां तक बाकी मामलों का सवाल है समधन को टिकट देने का, तो लालू यादव जी भी तो ये कर ही चुके हैं, समधी समधन को टिकट दे चुके हैं। अभी जैसे पिछला चुनाव जो था लोकसभा चुनाव, उसमें उनकी सुपुत्री जहां से लड़ी थी, पहले उनके जो समधी थे वो वहां से लड़ते थे और वहां पे उन्होंने मारपीट करके जो है एक यादव को गोली भी मरवा दी थी भाई। एक यादव कोई युवक था जिसे गोली लग गई थी पिछले चुनाव। तो अब यहाँ पर जो जो हिंसा हुई थी चुनाव में, इसका हिसाब किताब अगर आप देखेंगे तो ये चीज बहुत आसानी से आपको दिखाई दे जाएगी कि जितना छोटे स्तर का चुनाव होता है, चुनावी हिंसा उतनी अधिक होती है। मतलब सांसद के चुनाव में हिंसा थोड़ी कम होती है, उसकी तुलना में विधायक के चुनाव में हिंसा थोड़ी ज्यादा होगी, और पंचायत चुनाव अगर होंगे तो उसमें हिंसा और ज्यादा होगी। ये बिल्कुल तय हिसाब किताब है, अगर जांच कर लेंगे तो ये अंतर आपको नजर आ जाएगा।
लेकिन अभी जो वास्तविक स्थिति है उसमें देखिए कि क्या-क्या हो रहा है। तो जो टिकट की घोषणा जब एक बार हो जाती है ना, तो आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि कौन-सी पार्टी किस जगह पर मजबूत है। अब जैसे भोजपुर का इलाका देखिए, तो भोजपुर का इलाका देखते ही आपको अब ये समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर भाजपा के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे रोहतास जिले से, पूरा-पूरा रोहतास जिला ही भाजपा ने मित्र दलों के लिए छोड़ दिया है। भोजपुर के पूरे इलाके में आप देखिएगा तो ज़्यादातर सीटें जो है रोहतास की ही नहीं, भोजपुर का पूरा बेल्ट जो होता है, उस पूरे बेल्ट में देखिए कि बहुत कम सीटें भाजपा ने अपने लिए रखी हैं। ज़्यादातर सीटें जो है वो उसने मित्र दलों को अपनी बाँट दी है। तो ये हो गया भाजपा का हिसाब-किताब। महिला उम्मीदवारों का हिसाब-किताब जहाँ तक है तो 9 महिलाओं को एनडीए जो है वो जगह दे चुका है। उसमें श्रेयसी सिंह जैसे नाम है, जो कि ज़ाहिर है कि प्रचारक के तौर पर बहुत काम आते हैं पार्टी के महिला वोटर्स को याद दिलाने में कि हमारे पास ही सबसे ज़्यादा महिला कैंडिडेट्स होती हैं, ये सब कुछ याद दिलाने में काम आता है। तो ये सब मामला जो है वहाँ पे चल रहा होता है। और 117/35 अगर आप करके देखेंगे या फिर मान लीजिए कि 200/35 भी करके देखेंगे, तो उसमें भी आप पाएँगे कि मोटे तौर पर जो आरक्षण की बात की जाती है कि 35% आरक्षण दे देंगे या 33% दे देंगे या 50% दे देंगे, उससे भाजपा भी बहुत दूर है। तो महिला वोटर को खुश होने का बहुत ज़्यादा मौका जो है वो नीतीश कुमार ने भी नहीं दिया है। अपराध और बाकी नहीं, मामलों पर लेकिन आएँ तो भाजपा ने तो दिया है, 9 महिला उम्मीदवार हैं उसके खाते से, तो भाजपा ने हाँ, तो भाई, भाजपा अब चूंकि वो भाजपा ने अब दिया है। चूं- अब चूंकि वो एक आध साल में महिला आरक्षण का मामला आ जाएगा, परिसीमन होगा, महिला आरक्षण बिल बाकायदा कानून बन चुका है, तो इसकी भी तैयारी है भाजपा की तरफ से। लेकिन महिलाओं को आमतौर पर जिस तरह से डिस्कार्ड किया जाता है वो तो सबने किया है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मजे की बात देखिए, मैं थोड़ा सा जेडीयू का भी खंगाल रहा था, मेरे सामने खुला हुआ है, तो 101 में 13 उम्मीदवार तो इन्होंने लव कुश दिए हैं, यानी कुर्मी और कोयरी। दर्शकों मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बहुत ये घिनौनी बात लगती है, लेकिन आप लोग मुझे छोड़ते नहीं, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, अन्यथा मैं जाति के नाम से ही बहुत बिदकता हूं। कुशवाहा 13 हैं, 12 कुर्मी हैं, और ईबीसी और बीसी जो इन्होंने बोला, भाई साहब बोल के चले गए, अब ये तो मंत्र दे के चले जाते हैं, व्याख्या मुझे करनी पड़ती है। तो ईबीसी मतलब अति पिछड़ा वर्ग हुआ, जो चचा ने बना दिया है अपना ये पिछड़े वर्ग में, जो उन्होंने सेंध लगाई ईबीसी के काम के लिए, ये नहीं, वही देखिए काम देखिए था। ऐसे ऐसे मत कहिए कि सेंध लगा दी पिछले वर्ग में। देखिए असली कहानी जो थी जनता को बतानी पड़ेगी। असली कहानी क्या थी? असली कहानी ये थी कि जो आरक्षण वगैरह का फ़ॉर्मूला था, ये कर्पूरी फ़ॉर्मूले से आया था। तो 1967 के दौर का कर्पूरी फ़ॉर्मूला जो है, वो जब तक आप लोगों को याद नहीं दिला देते हैं, तब तक असली मामला जो है, वो लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो होता क्या है कि कर्पूरी ठाकुर वाला जो फ़ॉर्मूला था, उसमें 26% आरक्षण की बात थी और उसमें 13% आरक्षण जो था, वो तो सीधे-सीधे ओबीसी को दे रहे थे। लेकिन 8% और आरक्षण निकाल कर के आर्थिक रूप से जो पिछड़ा था ओबीसी में, उसको देने की बात की जा रही थी और कर्पूरी ठाकुर ने साफ-साफ कहा था कि आरक्षण का जो लाभ है, वो कुर्मी, कोयरी और यादव, ये जो डोमिनेंट कास्ट्स हैं, इन डोमिनेंट कास्ट्स को ज़्यादा हुआ है, तो कर्पूरी ठाकुर ने जो फ़ॉर्मूला दिया था, उसमें उन्होंने साफ-साफ 2 जो जुमले थे, वो स्पष्ट कर दिए थे। एक को तो वो ओबीसी अन्य पिछड़ी जातियाँ कहते थे या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस भी कह कभी-कभी कह देते थे। लेकिन जो डोमिनेंट जातियाँ थी, जैसे यादव हो गया, कुर्मी हो गया, कोयरी हो गया, तो इनको वो कह रहे होते थे डोमिनेंट कास्ट्स। तो डोमिनेंट कास्ट जो जुमला था, इस जुमले को लालू यादव वगैरह ने उल्टा कर दिया। यहाँ पर जो ठीक बात। कहानी हुई थी जी। यहाँ पर जो कहानी हुई थी 1967 के दौर की, वो पूरी समझानी पड़ेगी। 1967 के दौर की जो पूरी कहानी थी, वो पूरी कहानी कुछ यूँ थी कि उस समय केपी सहाय जो थे, वो कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन और ज़मींदारी उन्मूलन वगैरह में उन्होंने जो कानूनों में सुधार किए थे, उसकी वजह से वो बहुत कद्दावर नेता होते थे केपी सहाय बिहार में। लेकिन वो चुनाव हार गए।
केबी सहाय तत्कालीन जेनजेड के बहुत प्यारे थे, हमारे पिताजी बताते हैं, तब वो हाँ, हाँ, हाँ। स्टूडेंट हुआ युवाओं के करते बहुत थे। प्रिय थे। और केबी सहाय एक दुपल्ली टोपी पहनते थे, गांधीवादी टाइप की। वो टोपी उतार कर, उनके दो नाटक बहुत प्रसिद्ध थे जो मेरे पिता बताते हैं। एक तो टोपी उतार के और वो कहते थे कि पूरा समाज मुझे पहनाएगा वरना मैं टोपी नहीं पहनूंगा। तो भाई, एक बाबा जी खोजे जाते थे, एक ठाकुर साहब खोजे जाते थे, एक ओबीसी खोजे जाते थे, एक दलित खोजे जाते थे, एक मियाँ जी खोजे जाते थे, फिर 5 लोग उस टोपी को ऐसे करके और पहनाते थे। दूसरा जो उनका था वो जेनजेड, तत्कालीन जेनजेड, जो अब मिलेनियल से भी पहले एक्स वैक्स में होंगे, जनरेशन एक्स वगैरह, उनको वो कहते थे कि मेरे हृदय के टुकड़ों, तुम मेरे हृदय पर बादशाहत रखते हो। तो उनको स्टूडेंट्स का भी जबरदस्त समर्थन था। जी, आगे कंटिन्यू रखिए आनंद जी, मैं बीच बीच जी, में जी। एनेक्डोट देता रहूंगा। हाँ, जी। तो वो बीच-बीच में जब आप बता देते हैं, तो पहले वो किस्से सुन लेने दीजिए लोगों को। तो ये जो केबी सहाय का किस्सा हम बता रहे थे, तो केबी सहाय जो चुनाव जब हुए तो 128 सीटें थीं कांग्रेस के पास, लेकिन 160 सीटें चाहिए थी जिससे कि सरकार बन सके। तो केबी सहाय जो है वो बन नहीं पाए। 70 सीटें जो थी वो थी कर्पूरी ठाकुर के हाथ में। क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के जो 3-4 धड़े थे, वो सब मिलकर के जो सीटें लेकर के आए थे, वो 70 सीटें हो जाती थी। 3-4 पार्टियाँ थी छोटी-छोटी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो ये पार्टी, वो पार्टी। अब इन लोगों का कोई नाम भी नहीं जानता बिहार में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अगर हम कह दें तो शायद ही कोई बता पाए कि उसका कोई नेता चुनाव लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है। तो ख़ैर, अब ये अच्छा, नाम भी बड़े गजब होते थे आनंद जी। हाँ, प्रसोपा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एक थी राम राज्य पार्टी जो करपात्री जी ने बनाई थी। मतलब अद्भुत अद्भुत नाम सब थे। और उस वक्त तक हिंदुत्व को गाली नहीं माना जाता था, तो इसलिए रामराज्य पार्टी थी। और आपको मैं बताऊं कि 52-52 के समय वो मुख्य विपक्षी दल था, जनसंघ की हैसियत नहीं थी उस समय मुख्य विपक्षी दल बनने की, या फिर इन समाजवादियों की भी। तीसरे चुनाव और से समाजवादी मुख्य धारा में आए। जी। हाँ, तो इसमें इसमें जो ये रामराज्य के साथ आपने समाजवादियों का ज़िक्र किया है कि समाजवादी कैसे होते थे। तो समाजवादी कैसे होते थे, इसमें एक चीज़ याद रखने लायक है। राम मनोहर लोहिया का जो सबसे प्रसिद्ध लेख सब जो होता है ना, उसमें से सबसे प्रसिद्ध लेखों में से एक लेख का नाम है राम, कृष्ण और शिव। राम, कृष्ण और शिव भारत के लिए कैसे ज़रूरी होते हैं, इस बात को उन्होंने इस लेख में समझाया है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा, एक गूगल सर्च में निकल आएगा, रामकृष्ण और शिव, राम मनोहर लोहिया का। तो लोहियावादी या कोई भी समाजवादी जैसे ही रामकृष्ण और शिव का विरोध करता है, तो उसके मुँह पर आपको ये रामकृष्ण और शिव नाम का लिखा हुआ लोहिया का लेख जो है वो चिपकाना होता है, परहेज मत कीजिए। जी, फिर मैं इस पर इंटरजेक्ट करूंगा। कौन तथाकथित जो राम कृष्ण और शिव का विरोध करता है वो हिंदू है, वो समाजवादी है, वो तनिक भी पढ़ा लिखा है, वो म्लेच्छ नहीं है, वो क्रिप्टो क्रिस्तान नहीं है, ये मुझे बता दीजिए आप चंद्रशेखर यादव को। आप अगर चंद्रशेखर कहेंगे यादव कि का वो नाम लेंगे हम सबसे हिंदू पहले है, तो। हाँ, तो वो हिंदू है। अब आप भाटी को कहें जो सपा प्रवक्ता है, उसको अब उस जैसे दोगले को आप कहें कि वो पढ़ा लिखा है, वो हिंदू है, वो हमारे ग्रंथों का ज्ञानी है, तो फिर अजीब बात है। तो दर्शकों, ये बात आनंद जी ने कही है, लेकिन मैं इसकी पुरजोर मुखालफत करता हूं, मजम्मत करता हूं, और उर्दू के शब्द बोल रहा हूं। इस पर भी बताऊंगा कि मैं क्यों उर्दू के शब्द बोल रहा हूं और मैं करता हूं, क्योंकि ये लोग ना तो समाजवादी हैं, ना हिंदू हैं, ना इन्होंने कुछ भी पढ़ा है। आनंद जी। जी। तो अब हम लोग वापस आते हैं 128 सीट पे थे हम लोग कि 128 सीट उस चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी। 160 सीटें चाहिए थी और 70 सीटें जो थी वो कर्पूरी ठाकुर के पास थी, तो कर्पूरी ठाकुर के पास लोग गए। कर्पूरी ठाकुर नहीं माने तो उसी दौर में हुआ करते थे कांग्रेस के एक दूसरे नेता, और ये नेता थे बीपी मंडल। बीपी मंडल बाद में राजा बीपी मंडल थे ये। इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन बीपी मंडल को भी कहा गया कि आप बन जाइए मुख्यमंत्री, वो भी तैयार नहीं हुए। और इस तरह से किस्मत से, शुद्ध किस्मत से महामाया प्रसाद जो थे, वो मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। तो इस तरह से कई बार ये भी होता है कि किस्मत से, अब महामाया प्रसाद उस समय केपी सहाय को हरा करके आए थे, ये भी गौर करने लायक बात है।
तो उस चुनाव में केबी सहाय को हराया था महामाया प्रसाद ने, और कैसे हराया था तो उस समय के लिए आप एक याद कर लीजिए, अभी काका छीछी वाला जो आपने चुनाव में सुना है, तो ये काका छीछी जो है वो पहली बार छीछी शब्द का चुनाव में प्रयोग पहली बार नहीं हुआ। छीछी शब्द का प्रयोग जो है वो पहली बार हुआ था इसी केपी सहाय के लिए। तो उस ज़माने में ये गाना चल रहा होता था। जी। केबी सहाय के बारे में कुछ मतलब आजकल जैसे आप सुनते हैं दर्शकों श्रोताओं, महिला नेत्रियों की जो दुर्दशा है, या कई बार होता है जैसे फिल्मों से लेकर राजनीति तक में कास्टिंग काउच के जो मामले आते हैं, तो इस मामले में जरा केबी सहाय की भी छवि बाद के दिनों में अच्छी नहीं रही थी। और उस समय बहुत, अब ये सेक्सिस्ट कमेंट ना माना जाए, लेकिन उस समय बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं जो थी वो नेत्रियां थी। और आज भी हैं, जैसे हेमा मालिनी हैं या फिर कंगना रनौत हैं, ये सब तो बाकायदा फिल्मी बैकग्राउंड की हैं, लेकिन उस समय जैसे एक तारकेश्वरी सिन्हा थी या फिर अनामिका थी, इन लोगों की जो राजनीति थी वो कांग्रेस के थ्रू ही होती थी। और उस समय के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन वो पुराने किस्से जब हम बताएंगे, जब 7 दिन 8 दिन रह जाएंगे चुनाव के, तब हम लोग वो पुर्जा खोलेंगे। अभी फिलहाल आनंद जी देखिए, आप जितना इतिहास बताते हैं उस बताते बताते 17 मिनट हो गया, और अब हम लोगों ने जैसे कल ही कसम खाई थी कि 20 मिनट में इसको पूरा करेंगे, तो अब आप इसको लपेटिए। जी। ठीक है। तो खैर यहाँ पे हुआ ये कि इस तरह से केपी सहाय जो थे वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा। तो महामाया प्रसाद की जो सरकार बनी उसके भी कई किस्से थे, और कई बदलाव, सुधार वगैरह-वगैरह जो है उन सब के लिए भी जाना जाता है महामाया प्रसाद को। तो ये उस दौर की बात थी। तो इस दौर में जब ये हो रहा था, उसी दौर में दूसरी चीज़ें क्या हो रही थी, तो उस दौर में आरक्षण में बदलाव की जो बातें हो रही थी, वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं, क्योंकि ये जो बीपी मंडल जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की गई थी, ये बाद में मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के कुछ एक बार मुख्यमंत्री बीपी मंडल रहे। तो बीपी मंडल जो मुख्यमंत्री बने थे, तो बीपी मंडल थे कौन? तो बीपी मंडल साहब थे राजा। मुरहो स्टेट होता है एक, मुरहो स्टेट के वो राजा थे। उनसे पहले उनके पिताजी राजा थे, जैसा कि अंडरस्टूड है। तो उनके पिताजी जब राजा हुआ करते थे, रासबिहारी मंडल जब राजा हुआ करते थे, तो उस ज़माने में 1910 से 1920 का जो दौर होता है, या 1900 के मतलब उस दशक के शुरुआत का जो दौर होता है, उस दौर में गोप सभाएँ होती थी बिहार में। जैसे आज यादवों की लाठी रैली होती है, महागरीब रैली होती है, लालू यादव करवा रहे होते हैं। तो ऐसी ही यादवों की रैलियाँ गोप रैली नाम से रासबिहारी मंडल करवा रहे होते थे, और उसमें उनके जो रिक्वेस्ट्स होते थे अपनी समुदाय से, वो होते थे कि ये जो महिलाएँ दूध-दही बेचने वगैरह के लिए निकलती हैं, ये सब बंद कर दिया जाए। बाज़ारों में महिलाएँ ना जाएँ, महिलाएँ घरों में बैठें। इसके अलावा और भी जो इस तरह के अजीब-अजीब, विचित्र-विचित्र डिमांड्स मतलब होंगी, वो सारे इल्हामी किताब से प्रभावित थे, औरतें खेती हैं, घर में रहें और खेती में मतलब जो जो योगदान बातें दें। आप उनकी सुनेंगे कि किन चीज़ों की डिमांड्स हो रही थी इस गोप महासभा में, वो सारी डिमांड्स किसी भी पढ़े-लिखे समझदार व्यक्ति को उल्टी लगेंगी। तो उन्हीं के सुपुत्र थे ये राजा साहब, राजा बीपी मंडल। तो राजा बीपी मंडल जो जिस मुरहो स्टेट के राजा हुआ करते हैं, वो मुरहो स्टेट इसलिए इम्पोर्टेंट और भी हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल वही इलाका है जिससे ये जो चंद्रशेखर यादव हैं, वो चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं, मधेपुरा का इलाका। तो मधेपुरा पुराने ज़माने में अलग जिला नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में ये जो इलाका था, ये सहरसा जिला हुआ करता था। बिहार का सहरसा नाम का जिला हुआ करता था। उस इलाके में इनकी राजशाही चलती थी, और इनके पड़ोसी हुआ करते थे, मतलब इनके राज्य के इलाके में ही आएँगे आपके जो झाजी हैं, मनोज झाजी, झाटू, राजद वाले। तो झाटू जी जो हैं, वो उसी इलाके में रहते हैं, और उस इलाके में रहते हुए उन्होंने कविता सुनाई थी ठाकुर का कुआँ। जबकि उनको मालूम था कि उनके इलाके में जो कुआँ है, वो ठाकुर साहब का नहीं है, उनके इलाके का कुआँ तो यादव जी का है, क्योंकि ज़मींदार तो नहीं तो यादव जी हैं। उन्होंने नहीं ना लिखा था भाई, वो लिखने वाले तो दूसरे थे ना। लिखने वाले ने जब सुनाने वाला उसको संसद में सुना रहा था, तो जैसे मांझी जी कर सकते हैं 5 ग्राम को 15 ग्राम, वैसे ही अरे वो भाई, ठाकुर के कुएँ को यादव का कुआँ भी तो कर सकते थे। अरे नाम ही आप बताते हैं कि क्या तो झाटू है, और उसके बाद आप फिर कह रहे हैं कि दिमाग लगाओ।
अरे कई कई झा जी हैं, तो झा 1 झा 2 करना पड़ता है, तो मनोज झा जी का नाम हाँ, हमने झा 2 जी रखा हुआ है। तो जब आपने रख दिया नाम तो समझ लीजिए ना कि वो कितने महान हैं। उनके पास इतना दिमाग होता तो वो ये नहीं सब करते। भाई तेजस्वी की नौकरी करते, तेजस्वी का तो जूता खैर फिर उठाते। उसके आगे क्या हुआ उसकी कहानी हम लोग बात करते हैं। तो उसके आगे हुआ ये कि जब बीपी मंडल जो है उनके पास थोड़ी पावर आई 90 के दशक में, बीपी मंडल के पास पावर आती है। बीपी मंडल के पास पावर क्यों आ जाती है? बीपी मंडल के पास पावर इसलिए आ जाती है कि दूसरे राजा साहब, अब राजा मांडा जो थे, राजा मांडा को कोई संतान नहीं थी, तो राजा मांडा जो थे, मांडा के राजा साहब ने वीपी सिंह को गोद लिया। वीपी सिंह को गोद लिया तो वीपी सिंह मांडा के अगले राजा बन गए, वो भी वयस्क होने से पहले। तो पैदा होते ही मतलब वयस्क होने 18 के होने से पहले ही राजा हो गए थे जो। उनका दिमाग कैसे चलता होगा इसकी समझाने की कोई जरूरत नहीं। जिन लोगों ने संस्कृत में शुक नासोपदेश पढ़ा है उन लोगों को पता होगा, शुरुआती लाइन में से ही एक कहा जाता है कि पैदा होने से पहले ही अगर आप धन संपत्ति से बहुत ज्यादा हैं तो आपको नुकसान होगा। खैर हम लोग इसको भी रोक देते हैं। अच्छा ठीक है, आइए बताइए बताइए। और अब पॉज हो मैं गया शायद यहीं आपका। से और अब मैं यहीं से इस पूरी वार्ता को अपने हस्त संचालन में लेता हूँ। दर्शकों, आप फिर मुझे गाली दे सकते हैं कि मैं आनंद जी को नहीं बोलने देता हूँ, लेकिन ये कथा यहाँ पर हम, ये पूरी जो कथा सुना रहे हैं आनंद जी, वो विषय है कि कैसे सामाजिक न्याय के नाम पर लालू खानदान ने, चाराचोर खानदान ने, जिस पर अब एक दूसरे मुकदमे में भी आरोप तय हो चुके हैं, उस खानदान ने कैसे सामाजिक न्याय के आइकॉन को लूटा, छला और अपने आप को आइकॉन बनाया। और जो ये बड़ा बढ़िया। उदाहरण दे रहे थे बचपन से वाले और सुखनासों का देश वाला, उसका जीता जागता उदाहरण 9वीं फेल तेजस्वी यादव है। तो हुआ यूं था कि अब जो कर्पूरी ठाकुर वाला फॉर्मूला था वो आप सुन चुके हैं। 26% चाहिए था कर्पूरी ठाकुर वाले फॉर्मूले में, और उसमें चूंकि नहीं हो पाया तो जो व्यवस्थाएं की गई उसके हिसाब से डोमिनेंट कास्ट यानी यादव, कुर्मी, कोयरी और उसके अलावा और कुछ जातियां जो थी वो सबको ओबीसी में डाला गया, और दूसरी एक कैटेगरी बनाई गई ईबीसी। ईबीसी वो जातियां थी जिनको आरक्षण मिलने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाई थी और ये बिल्कुल पिछड़ी हुई। तो यादव वगैरह की तुलना में ये जातियां जो थी बहुत पिछड़ी हुई थी। बिंद हो गए, मल्लाह हो गए, तो बहुत सारे ऐसी जातियों को उठा करके जो है वो ईबीसी में वो लोग लेकर के आए। ये जो फॉर्मूला था ये लालू यादव के आते आते उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है तो अभी आप देखेंगे तो अभी आप पाएंगे कि रिप्रेजेंटेशन का जो मामला था, मतलब विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन कितना है, इसका हिसाब किताब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यादवों का रिप्रेजेंटेशन लालू यादव के दौर में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जिस डोमिनेंट ओबीसी को कर्पूरी ठाकुर हटाना चाहते, जिस डोमिनेंट ओबीसी के होने के बावजूद वो चाहते थे कि कुछ नतीजा आ जाए, उस चीज को लालू यादव ने खत्म कर दिया। लालू यादव ने पूरे आंदोलन को हाईजैक किया, सामाजिक न्याय के नाम पर खुद पिछड़े बन गए जबकि वो शोषक थे। तो शोषक ही यहाँ पे अब आरक्षण का लाभ ले रहा है और चल रहा है। तो ये वास्तविक स्थिति है हमारी, और इतने पे ही आज की कड़ी को हम लोग विराम देते हैं, यहीं एंड करते हैं। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो शेयर कर देंगे तो कुछ और लोगों तक भी बात पहुंच पाएगी। धन्यवाद।